चलो डालो टॉपिक। जलवायु पढ़ रहे थे ना। और जलवायु में सामान्य जलवायु वर्गीकरण अपना हो गया था। और अपन पहुंच गए थे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पे। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, आगे देखो। दिखाया थोड़ी था कुछ, यू समझा के गया था ना। चलो वापस देखो आगे। अच्छा, ये जो कोपेन है इसने पूरे विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। कितने में? 5 जलवायु प्रदेशों में। अच्छा, आपको इससे पहले ये याद रखना है कि इस जो कोपेन ने पूरे विश्व को 5 जलवायु वर्गीकरण में बांटा, इसको जो जलवायु वर्गीकरण बांटने का आधार जो मिला वो मिला कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण। क्या मिला? अच्छा, कोपेन को लिखने से पहले मेरे को कैंडोल लिखना पड़ेगा, 2-4 लाइन है ना। तो अब देखना एक बार, तो इधर तो लिखता हूं मैं कोपेन। कोपेन ने विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। कितने प्रदेशों में? 5 जलवायु प्रदेशों में। इसे जो कोपेन ने जो 5 जलवायु प्रदेश बनाए वो 1874 में कैंडोल नामक एक वनस्पति शास्त्री ने पूरे विश्व को 5 वनस्पति प्रदेशों में बांटा था। इसका मतलब 1874 में कैंडोल ने विश्व को 5 वनस्पति प्रदेशों में बांटा था। अब बात समझ में आ गई? मतलब अपने को पढ़ना तो ये है, कोपेन ने पूरे विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। अच्छा, पर समस्या ये थी कि इसके पास जो जलवायु वर्गीकरण का आया वो आधार इस आदमी ने इस कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण को लिया। इसका मतलब ये हो गया, डायरेक्ट रूप से तुम मान के चलो किसका है ये? कैंडोल का ना। और ये अपन बना रहे हैं किसका? ठीक है। अच्छा, अब देखना आगे। कैंडोल ने भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 90 डिग्री ध्रुव, और वापस यही 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 90 डिग्री ध्रुव। कैंडोल ने भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हुए पूरे विश्व को 5 वनस्पति प्रदेशों में बांटा। कितने में? अच्छा, नाम क्या क्या थे देखना। मेगाथर्मल नंबर 2, जीरोफाइट नंबर 3, मीजो
थर्मल, 4 माइक्रो थर्मल और नंबर 5 एक्स्टो थर्मल। अच्छा, ये तो याद हो गए पांचों। क्रमशः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर कैंडोल ने पूरे विश्व को 5 वनस्पति प्रदेश, है ना, याद क्या रखना है, ये हैं क्या, वनस्पति, किसके, कैंडोल के। अच्छा, इन्हीं वनस्पति प्रदेशों को आधार बना दिया इस कोपेन ने। इन्हीं 5 वनस्पति प्रदेशों को आधार किसने बना दिया। अच्छा, कोपेन ने कैसे बनाया देखना। जहां जैसे इसने मेगा थर्मल लिखा, इस कैंडोल के मेगा थर्मल को कोपेन ने कहा ए, इस कैंडोल के जीरोफाइट को कोपेन ने कहा बी, इस कैंडोल के मीजोथर्मल को कोपेन ने कहा, माइक्रोथर्मल को कहा और हेकिस्टोथर्मल को कहा। आगे बात समझ में। अच्छा, अब आ जाओ यहां। अब तुम डायरेक्ट समझ पा रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये, यही कहना चाह रहा हूं। अच्छा, अब ए का मतलब, चलो अल्फाबेट इंग्लिश का ए हो सकता है, पर इसको क्या कहा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। अच्छा, जहां जहां तुम्हें विश्व में कोपेन का ए लिखा मिलेगा तो इसका मतलब वो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्या है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया, कोपेन के ए का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्या हो गया, उष्ण आर्द्र लिख दूं, समझ जाओगे, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अच्छा, बी का मतलब लिखा मरुस्थलीय जलवायु, जिसे जीरोफाइट कहा। क्या कहा, मरुस्थलीय जलवायु। क्या कहा, मरुस्थलीय जलवायु या शुष्क जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु या शुष्क जलवायु। अच्छा, बी को क्या कहा इसने, भैया तो तुम मरुस्थलीय समझ लो या इसी को आप समझ लो शुष्क जलवायु। अच्छा, सी को क्या कहा, सी को कहा या तो इसको मध्यम समझो या उपोष्ण समझो या उप आर्द्र समझो या शीतोष्ण भी समझ लो, ठीक है। अच्छा, कोपेन ने डी बनाया और डी को इसने बनाया शीत आर्द्र और ई को इसने बनाया शीत ध्रुवीय। आगे बात समझ में। अच्छा, अब तुम्हें ये फॉर्मेट पता चल गया भाई, कैंडोल का एक वनस्पति वर्गीकरण था, उस कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण को कोपेन ने जलवायु प्रदेशों में चेंज कर दिया, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा, अब कब दिया, कैसे दिया, ये देखते हैं। एक बार वापस देख लो, इसको क्रम से बोल, ये भी कल परसों इसमें सेकंड ग्रेड में आया था और शायद सी का पूछा था, मेरे को लग रहा है जो आइडिया, मतलब उसने 4 तो ये बना दिए कैंडोल के वनस्पति और 4 इधर बना देगा कोपेन का, वो बोलेगा सुमेलित कर दो, या फिर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित करने पड़ सकते हैं आपको, है ना। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन यही हो सकता है, 4 इधर इसके लिख दे, 4 इधर इसके लिख दे, बोलेगा सुमेलित कर दो। अच्छा, एक बार इसको बोलना क्रम से, नंबर 1 2 3 4 5 हेकिस्टोथर्मल, मतलब क्रम से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर मेगा थर्मल, उसके बाद में जीरोफाइट, मीजोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल। अच्छा, इसको ए बी सी डी ई। अच्छा, ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी का मतलब है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, एक ही हो गया ना भाई, दोनों अलग अलग लिखूं, मरुस्थलीय जलवायु शुष्क जलवायु, इसको ऐसे कहते हैं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। सी
मध्यम तापीय जलवायु, सी मध्यम तापीय जलवायु, या इसी मध्यम तापीय को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय या उप आर्द्र, उपोष्ण कटिबंधीय या उप आर्द्र जलवायु। फिर शीत आर्द्र, शीत ध्रुवीय, ये इस कैंडोल को इसने चेंज कर दिया इसमें जलवायु प्रदेशों में। अब देखो आप आगे, कोपेन ने अपना प्रारंभिक वर्गीकरण, कोपेन ने अपना प्रारंभिक वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया है? 1900 में। कब प्रस्तुत किया? कोपेन ने अपना प्रारंभिक वर्गीकरण 1900 में प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? कोपेन ने अपना प्रारंभिक वर्गीकरण 1900 में प्रस्तुत किया। बात आ गई समझ में? अच्छा, 1900 में जो प्रस्तुत किया ये अनुभाविक था। अनुभाविक का मतलब अनुभवों के आधार पर, अनुभाविक का मतलब अनुभवों के आधार पर। एक होता है परिमाणात्मक, एक क्या होता है? परिमाणात्मक, मतलब डाटा एनालिसिस करके। अनुभाविक का मतलब अनुभवों के आधार पर, और परिमाणात्मक का मतलब डाटा को एनालिसिस करके, आंकड़ों का उपयोग करके। कोपेन ने अपना प्रारंभिक वर्गीकरण 1900 में अपना अनुभाविक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसका आधार इसने वनस्पति को रखा। आता है समझ? कोपेन ने अपना प्रारंभिक वर्गीकरण 1900 में प्रस्तुत किया, और इस 1900 वाले का आधार था क्या था? वनस्पति। आता है समझ में? अच्छा, इसके बाद अब एक बार वर्गीकरण प्रस्तुत हुआ तो संशोधन रहेंगे। इसके बाद इसने धीरे धीरे इसमें संशोधन करने की कोशिश की। 18 के बाद में इसने 1900, अच्छा पहला संशोधन किया 1918 में। 18 के बाद में इसने संशोधन किया 1931 में। 31 के बाद में इसने किया 36 में। 36 के बाद में इसने 1953 के आसपास में लास्ट संशोधन किया, और 1953 में इसने जो संशोधन किया वो एक व्यक्ति था गीगर और पोहेल। गीगर और पोहेल। व्यक्तियों ने इस 53 में इसके वर्गीकरण को संशोधित किया। अच्छा, अब सुनना मेरी बात। कोपेन ने अपना प्रारंभिक वर्गीकरण 1900 में वनस्पति के आधार पर एक आनुभविक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पूरी लाइन सुन लो, आगे देखना। कोपेन ने अपना प्रारंभिक वर्गीकरण सन 1900 में वनस्पति को आधार मानकर एक आनुभविक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बात आई समझ में? है ना? आनुभविक का मतलब केवल अनुभवों के आधार पर। अच्छा, इसके बाद में इसने धीरे धीरे संशोधन किए। तत्पश्चात 1918, 21, 36 व 53 में इस संशोधन करके आगे धीरे धीरे चलता रहा। अच्छा, इस 1900 का प्रारंभिक आधार तो रहा। अच्छा, जैसे जैसे इसने संशोधन किए और इन संशोधनों में इसने अपने आधार को धीरे धीरे परिवर्तित किया, और इसने वर्षा व तापमान को आधार बना लिया। क्या बना लिया? वर्षा व तापमान को इसने धीरे धीरे क्या बना लिया? आधार बना लिया। बात आई समझ में? अब आगे देखो, तो बड़ा करूं क्या? फिर इसने आधार क्या बनाया? वर्षा और तापमान को। अच्छा, वर्षा और तापमान के आधार पर इसने पूरे विश्व को कितने भागों में बना दिया?
कितने भागों में बना दिया? कितने भागों में बना दिया? जो वापस थोड़ी लिखना पड़ेगा। अब तो ABCD से समझ जाओगे। पूरे विश्व को कितने भागों में बना दिया इसने? 5 भागों में। अब धीरे धीरे ये पांचों समझ क्या थे। अच्छा, सबसे पहले इसने बनाया, क्या बनाया? बड़ा वाला ए, अंग्रेजी अक्षर का बड़ा वाला ए। अच्छा, 2-3 लाइनें तो आपके वैसे याद होनी चाहिए कि इस कोपेन ने जो बड़ा वाला ए बनाया, ये कैंडोल के अनुसार क्या था? कोपेन ने जिसे अंग्रेजी का बड़ा ए कहा, जो जलवायु प्रदेश माना, ये कैंडोल के अनुसार क्या था? मेगा थर्मल था। क्या था? अच्छा, कोपेन ने जिसे ए कहा उसका आधार लिया कि क्या आधार रहेगा ए का। इसने कहा ए का मतलब होगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। मतलब कोपेन ने कहा कि मैं जहां जहां ए लिखूं आप उसको मानेंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, क्या मानोगे? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अच्छा, कोपेन जहां जहां ए यूज करेगा इसका मतलब वो जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अच्छा, इसका आधार भी अगर तुम्हें पूछे तो वर्ष भर 18 डिग्री सेल्सियस कम से कम तापमान रहे। इसका जो आधार लिया था ना, अभी बताया ना वर्षा और तापमान को आधार बनाया, तो इसका इसने आधार लिया कि न्यूनतम माह में मतलब एवरेज 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना ही होना चाहिए। हालांकि अभी यहां पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 18 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना जरूरी है। उन प्रदेशों को इसने ए प्रदेशों में काउंट किया और ए प्रदेशों में काउंट करके उसका नाम दिया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। फिर इस आदमी ने क्या किया, एक को भी अलग अलग बना दिया। जैसे अब ए तो आएगा सबके साथ, जैसे बड़ा वाला ए तो रहेगा, इसने एक के साथ फिर कूट यूज करने स्टार्ट किए दूसरे दूसरे मतलब इसने एक के साथ एक कूट यूज किया छोटा एफ, क्या? फिर एक के साथ इसने यूज किया छोटा एम, फिर यूज किया छोटा डब्लू, और फिर यूज किया छोटा एश। इसको पेन ने एक के साथ ऐसे कूट लगाए, क्या क्या? एफ एम डब्लू एस। अच्छा, इन कूटों में से राजस्थान में जो कूट यूज है वो केवल एक है, और वो है, इसके बारे में अपने को विस्तृत जानकारी लेनी है, बाकी एक एक लाइन अपने सबके बारे में समझना है। ठीक है? अच्छा, ए एफ का तात्पर्य, अब ए का तात्पर्य तो तुम समझ ही गए, क्या है ए का मतलब? हाँ, ए का मतलब क्या है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अच्छा, एक के साथ इसने लगाया एफ, और एफ का मतलब का फुल्ली रेन, साल भर वर्षा। एफ, अब ए का मतलब नहीं बता रहा मैं बाहर वाले का कूट बता रहा, ए का तो लिखा हुआ ऊपर। अच्छा, मेरे को बताना है एफ का मतलब। एफ का इसने साल भर वर्षा को क्या कहा इसने? एफ। अच्छा, इसके बाद में एम, एम इसने कहा मानसूनी जलवायु को। किसको कहा? मानसूनी जलवायु को। मानसूनी मानसूनी जलवायु को क्या कहा इसने? अच्छा, राजस्थान का 2 मिनट बाद देख लेंगे, पहले ऐसे देख दूं। अच्छा, पहले तो तुम्हें बता दो, एक सर्दी गर्मी तुमने सुना है?
शीत और अब कौन सी चल रही है? ग्रीष्म, शीत। अच्छा, अंग्रेजी की मैडम में बताएंगी सर्दियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विंटर, विंटर वेकेशन अभी पढ़ने वाली है ना। और फिर गर्मी में पढ़ती है बोले समर वेकेशन, क्या कहते हैं? अच्छा, इंग्लिश में बोलना है इसको विंटर, क्या है? और इसको बोलना समर। अच्छा, जैसे अभी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, इसका मतलब आद्र महीना चल रहा है ना। अच्छा, बारिश नहीं होगी तब सूखा पड़ेगा, क्या पड़ेगा? अच्छा, सूखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राई, क्या कहते हैं? अच्छा, इसने थोड़ा सा थर्ड लाइन बातें की यहाँ। अच्छा, इसको बता देना चाहिए था कि शीत ऋतु में बारिश का होना या ग्रीष्म ऋतु में बारिश का होना, इसको ऐसे बता देना चाहिए था, पर इसने उल्टा बताया। इसने कहा विंटर ड्राई, शीतकाल सूखा। अरे यूं बता देता कि ग्रीष्म काल में वर्षा, बात तो एक ही है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं शीतकाल सूखा, इसका मतलब ग्रीष्म काल आर्द्र, बात तो एक ही होगी, पर इसने ऐसे ही कहा। अच्छा, इसने कहा जहां डब्लू लिखा जाए छोटा वाला, उसको इसने कहा विंटर ड्राई, क्या कहा? अच्छा, विंटर ड्राई लिखोगे कहां? विंटर ड्राई लिखोगे कहां? जहां ग्रीष्म काल में वर्षा होगी वहां लिखोगे विंटर ड्राई, बात समझ गए? अच्छा देखो, ये डब्ल्यू लिखना कहां है? इसका मतलब बताओ पहले एक बार, विंटर ड्राई। अच्छा, विंटर ड्राई लिखोगे कहां? जहां ग्रीष्म काल में वर्षा होगी वहां लिखोगे विंटर ड्राई, बात तो सेम ही है वैसे, पर क्यों कहना था? अच्छा, ये क्या है? अच्छा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? समर। अब ये कहेगा समर ड्राई, मतलब ग्रीष्म काल सूखा, इसका मतलब वर्षा कब? शीतकाल में। जहां शीतकाल में वर्षा होती है उसको इसने कहा छोटा एस, समर ड्राई। तो इस छोटे एस का मतलब हो गया समर ड्राई। देखो, ना तो राजस्थान में साल भर वर्षा होती, ना राजस्थान में मानसूनी जलवायु है, और ये क्या है? समर ड्राई। अच्छा, समर ड्राई मतलब शीतकाल में वर्षा, राजस्थान में वर्षा होती है ग्रीष्म काल में। अच्छा, अभी जो वर्षा गई है गर्मियों में गई है ना, ये तो मावट चल रही है वैसे ही, पर राजस्थान में वर्षा होती है ग्रीष्म काल में। जहां जहां ग्रीष्म काल में वर्षा होगी उसे आप क्या कहेंगे? ए डब्ल्यू। जहां शीतकाल में वर्षा होगी उसे क्या कहेंगे? राजस्थान में केवल केवल काउंट है ए डब्ल्यू वाला, मतलब अधिकांशतः राजस्थान में वर्षा होती है ग्रीष्म काल में, क्या होती है? और इसलिए इसको क्या कहा? साल भर वर्षा, मानसूनी जलवायु और शीत शुष्क, शीत शुष्क। अच्छा, इस शीत शुष्क को भी बोलते हैं ग्रीष्म आर्द्र। अच्छा, ये क्या हो गया? ग्रीष्म काल शुष्क। अच्छा, ग्रीष्म काल शुष्क का मतलब क्या हो गया? ग्रीष्म काल आर्द्र, यही बात होगी ना। अच्छा, ये इसने कंप्लीट चैप्टर बना दिया एक का। अच्छा, इस ए में अपने को राजस्थान में जो केवल और केवल काम लेना है वो है सही तो है, हद हो गई। अच्छा, ये लिखा गलत है क्या? शीतकाल आर्द्र। अच्छा, इसको जो राजस्थान में यूज करना है अपने को, ये वाला पार्ट यूज करना है। अपन देखते हैं राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बूंदी दक्षिणी क्षेत्र, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये किस में आते हैं? ए डब्ल्यू में। किस में आते हैं? अच्छा, अभी अपने काम का ये है कि आजा, अपने को राजस्थान में उपयोगी आएगा और इसके बारे में अपन लिखेंगे ए
डब्लू, और इसका क्षेत्र रहेगा डूंगरपुर। अच्छा, इसका मतलब इसमें बारिश होती है, इसमें बारिश होती है, इसमें बारिश होती है ना, तो ये आएगा इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और ऊपर से चित्तौड़ और प्रताप। ये अपने को राजस्थान में उपयोग करना है। ये हो गया। एक के बाद में इसने बनाया बी। अच्छा, बी का मतलब क्या था? मरुस्थली जलवायु, क्या था? और इसी को शुष्क जलवायु भी कहते हैं क्या? शुष्क जलवायु। कोपेन ने बी शब्द जो यूज किया, बी जो अल्फाबेट यूज किया, वो कैंडोल के इस पे किया, जीरोफाइट पे। जो कैंडोल का जीरोफाइट था, उस कैंडोल के जीरोफाइट को इसने कन्वर्ट किया किसमें? बी में। और बी कहा किसे? मरुस्थलीय जलवायु को। किसे कहा? मरुस्थलीय जलवायु को। किसे कहा? इसका इसने आधार जो बनाया वो ये था कि वर्षा कम, वाष्पीकरण ज्यादा। क्या था? वर्षा कम, वाष्पीकरण। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होगी और वाष्पीकरण ज्यादा होगा, अच्छा वर्षा कम होगी, टेम्परेचर ज्यादा पड़ेगा, तो वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा, और ऐसे क्षेत्र एक ना एक दिन मरुस्थलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। हजारों सालों तक अगर ऐसा प्रोसेस चलता रहा, वर्षा कम रहे, वाष्पीकरण ज्यादा रहे, तो आप देखोगे हजारों साल बाद वो क्षेत्र वनस्पति विहीन हो जाएगा और मरुस्थलों में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा ही क्षेत्र अपना कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का भी बात करें तो पश्चिमी राजस्थान है ना। अच्छा, अब इसको भी इसने 4 भागों में बना दिया। कितने भागों में? अच्छा, बी का मतलब तो क्या हो गया इसका? मरुस्थली जलवायु। क्या हो गया? अच्छा, मरुस्थली को छोड़ के एक बार शुष्क बोल दो ना, बात तो एक ही है। क्या है? शुष्क जलवायु। अब इस शुष्क जलवायु को इसने कितने भागों में बांटा? 4। कैसे कैसे बांटे देखना। एक तो इसने कहा डब्लू। कौन सा? बड़ा डब्लू। कौन सा? कौन सा डब्लू? बड़ा डब्लू। अच्छा, तो छोटा डब्लू लिखा था मैंने, ऐसे लिखा था, तो मेरी याद हो तो, है ना। और ऐसे लिखते हैं, लेकिन मेरे को भी बाद में पता चला कि ये डब्लू बड़ा है और ये डब्लू छोटा है। मेरे क्यों लगता था ये सब डब्लू ही हैं, है ना। या फिर यूं लगता था पर ऐसे बनाए ना अपन, ऐसे ये बड़ा है और ये छोटा है। पर बाद में पता चला बस जब तक आप गुंडी नहीं लगाओगे तब तक ये बड़ा ही रहेगा ना। अच्छा, इसको क्या कहा इसने? बड़ा डब्लू। बी के साथ क्या लगाया? फिर इसने लगाया बी के साथ बड़ा वाला एस। क्या लगाया? बड़ा वाला एस। फिर इसने लगाया, अच्छा छोटा ऐसे लिखते हैं ना, छोटा के और छोटा, हाँ हाँ, एच। तो कोई जरूरी थोड़ी मैं पहले ऊपर एक के लिखूं कि एच लिखूं, ले यार ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। तो ये ले बस, छोटा एच और छोटा ए। कोपेन ने जहां, अब डब्लू का ही बताऊं, बी का तो बता चुका हूं, जहां जहां बड़ा डब्लू लिखेगा वो इसको कहेगा पूर्ण शुष्क या शुष्क। पूर्ण शुष्क और शुष्क एक ही बात है भाई, पूर्ण शुष्क और शुष्क एक ही बात है ना। या पूर्णतः मरुस्थल, या पूर्णतः मरुस्थल, इसका मतलब पूर्णतः मरुस्थल, या इसी को इस अपन कह सकते हैं पूर्ण शुष्क। पूर्णतः
शुष्क। ठीक है। अच्छा, अब जब W हो गया पूर्णतः शुष्क, तो अब आएगा नंबर इसका का। अच्छा, S को इसने कहा अर्ध अर्ध। अच्छा, इसी एस से एक नाम प्रचलित है स्टेपी। स्टेपी का मतलब यहीं से था वो, है ना। और इसी को इसने क्या कहा फिर, स्टेपी जलवायु क्या कहा। अच्छा, राजस्थान में दोनों है, देखो पूर्णतः शुष्क भी है। अपन जब भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, पश्चिमी वाला क्षेत्र था पूर्ण शुष्क, और पश्चिम से पूर्व की ओर अरावली के बीच में क्या था, आ गया। फिर है बी डब्ल्यू। अच्छा, डब्ल्यू का मतलब, अच्छा अब तो डब्ल्यू का मतलब समझ गए, एस का मतलब समझ गए, अब आ गया एच और के। अच्छा, इसका जो विभाजन किया इसने कहा, देखो पूर्णतः मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल तो होंगे ही होंगे, ये दोनों तो होंगे ही होंगे। अब इन्हीं के दो पार्ट बनाए इसने, ये जो दो पार्ट है ना, ये इन्हीं को बनाए। अच्छा, इसने कहा इन क्षेत्रों में दोनों में जहां तापमान ज्यादा हो उसे के साथ आप एच लगाना, मतलब हाई, उच्च ताप लिख दो ना, उच्च, हाई टेम्परेचर, हाई। अच्छा, इनके साथ ही लगाना है, इसलिए राजस्थान में था बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू। इसका मतलब एच जो लग रहा है वो इन्हीं के साथ लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको लिखने की कोशिश करेगा कि जहां तापमान उच्च है वो तो हो गया एच, इसका मतलब गर्म मरुस्थल। देखो लगाना तो इन्हीं के साथ है, लगाना तो इन्हीं के साथ है। अच्छा, मरुस्थल ही है, अब ये तो कोशिश ये कर रहा है कि मरुस्थल गर्म है या ठंडा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उच्च तापमान। और उच्च तापमान क्या हुआ, गर्म। मरुस्थल का मतलब यही जरूरी थोड़ी है कि ठंडा हो या गर्म हो, मतलब अपन तो ये समझते हैं अपने मरुस्थल ही गर्म है, तो अपन क्या याद रखते हैं कि मरुस्थल का मतलब है गर्म मरुस्थल है। अरे अपन ने देखा ही गर्म मरुस्थल है। अच्छा, मरुस्थल किसे कहते हैं, मरुस्थल किसे कहते हैं। अच्छा, पता है तुम्हें ठंडे मरुस्थल भी होते हैं, है ना, सारा गर्म ही है ना। हाँ, बर्फयान सुपर वाला साइबेरिया वाला वो ठंडे है, ठीक है। मरुस्थल गर्म और ठंडे दोनों है ना। अपने सामने मरुस्थल कौन सा है, गर्म, इसलिए अपने को लगता है कि मरुस्थल मतलब अपन मरुस्थल की मीन से क्या समझते हैं, गर्म, जबकि मरुस्थल का मतलब गर्म नहीं होता। मरुस्थल गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। अच्छा, जहां गर्म मरुस्थल होंगे वहां कोपेन ने कहा कि वहां एच लगाना पड़ेगा। और अच्छा, ठंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोल्ड। और अब तुम गलत फहमी में हो कि कोल्ड सी से स्टार्ट होता है, अपनी भाषा में सी से स्टार्ट होता है, जर्मन भाषा में कोल्ड के से स्टार्ट होता है। और ये जर्मनी विद्वान था और इसने के इसीलिए बनाया, कोल्ड मतलब ठंडा और के मतलब कोल्ड। अपन तो कोल्ड सी से समझते हैं, है ना। और ये जर्मन भाषा में के से है, कोल्ड का मतलब ठंडा। जहां मरुस्थल ठंडा हो और उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें से राजस्थान में कौन कौन से काम आएंगे, तो यहां लिख दूं, गर्म मरुस्थल और ये है ठंडा। ठीक है। अच्छा, इसमें राजस्थान में कौन कौन से काम आएंगे, देखो काम आएगा क्या राजस्थान में। अच्छा, मतलब सेमीफाइनल जीत गई लड़कियां। अच्छा, ये भी काम आएगा क्या, अच्छा ये भी काम आएगा क्या, अच्छा ये भी काम आएगा क्या, ये काम।
क्योंकि राजस्थान में कहीं भी ठंडे मरुस्थल। अच्छा, इसलिए तो बनेगा, देखो PWSW। अभी डब्लू हो रहा है छोटा वाला, ये वाला, ये डब्लू हो रहा है अभी तो। अच्छा, ये डब्लू तो पूरे राजस्थान में आएगा, क्यों? विंटर ड्राई। अच्छा, इस डब्लू का मतलब क्या था? विंटर ड्राई मतलब शीतकाल शुष्क। अच्छा, राजस्थान में वर्षा कब होती है? जिन जिन क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में वर्षा होगी उन उन क्षेत्रों के साथ डब्लू लगाना पड़ेगा। तो PW, अच्छा देखो इधर, PW 100% आना है क्योंकि पूर्ण मरुस्थल है राजस्थान। PW, अब अपने को देखना ये कि इनमें से कौन सा लगाऊं। PW इनमें से कौन सा लगाऊं? राजस्थान के चारों बनाई देता हूं ना। अच्छा, ये बनेगा क्या? अच्छा, बी बनेगा, 100% बनेगा। डब्ल्यू भी बनेगा, ये तो तुम्हें याद हो गया। देखो, बी भी बनेगा, पूर्णतः मरुस्थल है राजस्थान, मरुस्थली प्रदेश है, तो ये तो बी उठा दिया यहां से। अच्छा, बी के बाद डब्ल्यू उठेगा क्या? क्यों उठेगा? पूर्णतः शुष्क है, इसका मतलब बी के साथ ये लो तुम्हारा डब्ल्यू। अब बात ये कि इसके साथ अब ये लगाऊं या ये लगाऊं। अच्छा, इसका मतलब ठंडा मरुस्थल राजस्थान में नहीं है, कौन सा लगाऊं? PWH। अच्छा, अभी पूरा हो गया क्या? क्यों? वर्षा वाला भी लगाऊं। राजस्थान में वर्षा कब होती है? ग्रीष्म काल में। अच्छा, जहां ग्रीष्म काल में वर्षा होती है उसे अपन क्या कह रहे थे? छोटा डब्लू। तो इसका मतलब ये लो तुम्हारा राजस्थान का कोपेन का एक कूट तैयार है, PWHW। आइए बात समझ में, आगे चलते हैं, दूसरा बनाओ। अच्छा, PW हो गया, अब नंबर किसका आएगा? बस जिन क्षेत्रों में पूर्णतः मरुस्थल है उनमें तो ये लिख देंगे। अब नंबर आएगा अर्ध शुष्क प्रदेशों का। अच्छा, अर्ध शुष्क प्रदेशों में क्या लिखोगे? देखो, बी तो लिखना ही लिखना है क्योंकि मरुस्थली प्रदेश। अच्छा, बी के साथ डब्ल्यू लगाना था कि एस लगाना था? एक बार तो डब्ल्यू लगा दिया, जो क्षेत्र पूर्णतः मरुस्थल में थे। अच्छा, जो अर्ध मरुस्थल में थे उसके साथ क्या लगाओगे? अच्छा, एस का मतलब क्या था? अर्ध शुष्क या स्टेपी, अर्ध शुष्क या। अच्छा, अब तुम्हें पता यह करना है कि इसके साथ अब ये लगाऊं या ये लगाऊं, कौन सा लगेगा? अच्छा, के क्यों नहीं लगेगा? ठंडा मरुस्थल राजस्थान में PSH। अरे हाँ, सही है ना, PSH। अच्छा, अभी पूरा हो गया क्या? क्यों? वर्षा तो बताऊं। अच्छा, छोटा डब्ल्यू लगेगा, छोटा एस लगेगा, क्यों? क्योंकि विंटर ड्राई मतलब शीतकाल शुष्क, वर्षा कब? ग्रीष्म काल में। अच्छा, जहां ग्रीष्म काल में वर्षा हुई वहां क्या लगा रहे थे? छोटा डब्ल्यू। तो BSH। और राजस्थान को जो दोनों काम में लेने थे वो ये लो। इसका मतलब ये तो है शुष्क में और ये है अर्ध शुष्क में। कितने कूट तैयार हो गए राजस्थान के लिए? अब कूट तैयार करने के बाद तो 10 मिनट का ही काम है, ये कूट तैयार हो रहे हैं बस, इसके बाद तो 10 मिनट ही बचेगी। एक तैयार हो गया AW, दूसरा तैयार हो गया PWHW, तीसरा तैयार हो गया BSHW। अब आ जाओ नंबर 3 पे। सी, कौन सा बच गया? सी। अच्छा, सी का मतलब क्या था? मध्यम तापीय या मध्यम अक्षांशीय, है ना? क्या था? अच्छा, या इसको मैं यूं भी बोल रहा था का शीतोष्ण या उपोष्ण। शीतोष्ण तो हालांकि 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले पार्ट को कह रहे थे, पर 45 से नीचे वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं? उपोष्ण। क्या कहते हैं? अच्छा, इसको उप आद्र भी बोलते हैं क्या? इसको उपाद्र भी बोलते हैं क्या? अच्छा, इसको एक नाम और बोलते हैं, ये याद कर लो आप, कोष्ण। क्या बोलते हैं? कोष्ण भी इसी को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको मतलब मैं सीधा सीधा ही लिख दूं, मध्यम तापीय मध्यम अक्षांशीय।
मध्यम अक्षांशीय जलवायु। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, सी के साथ क्या क्या लगा सकते हो? क्या क्या लगाओगे? सी डब्लू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जिन क्षेत्रों में, अच्छा वो क्षेत्र जो मध्यम अक्षांशीय जलवायु में पाए जाते हैं, अब वहां वर्षा कब हो रही है उस आधार पे अपन छोटा ओ एस और छोटा डब्लू लगा देंगे। छोटा एस है, छोटा डब्लू लगा देंगे। अच्छा, राजस्थान में चाहिए कौन सा? इनमें से एक ही चाहिए, कौन सा चाहिए? डब्लू आएगा क्या एस आएगा? राजस्थान में कौन सा आएगा? अच्छा, डब्लू क्यों आएगा? राजस्थान में वर्षा कब होती है? वेरी गुड। अच्छा, इसने जो कोपेन ने सी बनाया, अच्छा सी तो ये बड़ा आ गया, अब इसके साथ राजस्थान में क्या चाहिएगा अपने को? अच्छा, डब्लू क्यों चाहिएगा ये भी पता चल गया होगा। सी के साथ यहां राजस्थान में आएगा छोटा वाला डब्लू। अच्छा, छोटा डब्लू क्यों आया ये अपने को पता ही चल गया। छोटा डब्लू इसलिए आया क्योंकि राजस्थान में, अच्छा छोटा डब्लू का मतलब क्या था? विंटर ड्राई, मतलब शीतकाल शुष्क। शीतकाल, अच्छा शीतकाल शुष्क मतलब ग्रीष्मकाल आर्द्र। ग्रीष्मकाल में, अच्छा राजस्थान में वर्षा भी कब होती है? अच्छा, ग्रीष्मकाल में वर्षा होगी तो अपन क्या लगाएंगे? इसके साथ इसने एक छोटी सी चीज और यूज की थी, जी, और इस जी को इसने कहा था गंगा तुल्य जलवायु। क्या कहा था? अच्छा, ये मध्यम भारत के लिए है। किसके लिए है? मध्यम भारत के लिए। अच्छा, मध्यम भारत का तात्पर्य मैं सीधे सीधा ये बता दूं क्या? उत्तर का विशाल मैदान वाले भौतिक प्रदेश। भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, वो जो भौतिक प्रदेश है, उसके लिए इसने क्या यूज किया? अच्छा, गंगा तुल्य इसलिए यूज किया, गंगा नदी के बहाव क्षेत्र थे ये, तो इसको इसने क्या कहा? जी। अच्छा, भारत के उत्तर के विशाल मैदान का एक पार्ट राजस्थान में भी है। कौन सा है? पूर्वी मैदान। एक तो पश्चिमी रेतीला मैदान था, वो तो मरुस्थल में पड़ दिया ना अब तो। अच्छा, एक राजस्थान में एक और बच गया, कौन सा? पूर्वी मैदानी। जब पूर्वी मैदानी प्रदेश का मतलब क्या हो गया इसमें अब? जी, मतलब गंगा तुल्य। अच्छा, सी डब्ल्यू और इसके साथ अपने को लगाना पड़ेगा, और ये अपने आ जाएगा राजस्थान में काम। सी का मतलब मध्यम अक्षांशीय, और इसका मतलब ग्रीष्म आर्द्र, और इसका मतलब गंगा तुल्य। मध्यम अक्षांशीय ग्रीष्म आर्द्र जलवायु, ये कहां है? राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेशों में। कौन से में? पूर्वी मैदानी प्रदेशों में। इसके बाद राजस्थान में कोपेन का कोई लेना देना, बताइए समझ में? इसके बाद कोपेन का लेना देना राजस्थान में नहीं, केवल ये था तुम्हारे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब इसको राजस्थान में कैसे कन्वर्ट करेंगे वापस अपन चर्चा करेंगे। अब एक बार इसको लिखते हैं, फिर राजस्थान के मैप में कैसे कैसे डाला जाएगा उसको अपन बनाते हैं। 1 मिनट के लिए यदि बनाना है तो मैं एक बार स्पीड से जरूर बना के बता देता हूं, फिर अपन धीरे धीरे आराम से इसको समझ समझ के बना लेंगे ना। देख लो, हाँ बस ये बट गया। अच्छा, इधर देखना। अच्छा, कोपेन ने कितने भौतिक प्रदेश, मतलब कोपेन ने कितने जलवायु प्रदेश बनाए राजस्थान में? कितने बनाए? अच्छा, नाम क्या क्या थे एक बार बताना। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण नहीं है, ये तो भौतिक प्रदेश से पर इसी पे सेट करता हूं मैं। एक तो बनाया पी डब्ल्यू एच, ये डब्ल्यू बड़ा है ना, पी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। एक बनाया पी एस एच, एक बनाया सी डब्ल्यू, और एक बनाया, अच्छा इसको कैसे लिखते हैं देखो, पहले लिखो ए, पहले क्या लिखना है, फिर लिखना है बी, फिर लिखना है, और फिर लिखना है, ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखे। कैसे? ए, वापस देख लो, पहले लिखो नीचे ए, फिर जस्ट ऊपर जाओ लिखो, फिर इसके थोड़ा ऊपर लिखो, फिर इसके ऊपर नीचे लिखो,
बी। हो गया। ए डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, और ये तुम्हारा राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण था। इसको अपन और विस्तृत पढ़ेंगे। एक बार इसको स्टार्ट करते हैं लिखना यहां। ठीक है, अब इसको एक एक करके आप लिख लो। लिख लो क्या मतलब, मैं बोल रहा हूं फिर लिख लेना। अब रिकॉर्डिंग का टाइम क्यों खराब करें अपन।